गुड मॉर्निंग क्लास। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सभी लोग ज्वाइन हो गए हैं? ओनली 2? जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। आवाज़ प्रॉपर आ रही है? स्लाइड दिख रही है? आवाज़ प्रॉपर आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो today I'm going to teach you history of microbiology. So firstly I'm going to teach what is microbiology. Okay, so microbiology क्या होता है? देखो, microbiology is the study of living organism of microscopic size. microbiology क्या है? स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज। बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी अगर आप शब्द को देखते हैं तो ये किस किस शब्द से मिलकर के बना है? देखो, ये बना है 3 शब्दों से। एक है माइक्रो, सेकंड है बायो, थर्ड है लॉजी। ठीक है, 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है आपका माइक्रो बायोलॉजी। ओके, सो माइक्रो मीन्स होता है आपका स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, बायो मीन्स लिविंग, ओके, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लॉजी मीन्स होता है आपका स्टडी। ठीक है, सो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? वो जो छोटे छोटे आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी को आप क्या बोलते हो? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। So microbiology is the study of all living organisms that are too small to be visible with naked eyes, यानी कि जो आपकी आंखों से नहीं दिख सकते हैं या हमारी नेक्ड आई से नहीं दिख सकते हैं, उन सभी माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? आपकी उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ओके, सो अभी के लिए मैं यहाँ पे लाइव जो चैट है उसको अभी मैं ऑफ़ कर रही हूँ। आप सभी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी जो अटेंडेंस है वो भी आप अपनी लिख देना, मैं भी यहाँ पे ऑफ़ कर दूँगी। उसके बाद जो भी आपको डाउट होता है मैं बीच बीच में आपसे पूछती रहूँगी। अगर कोई डाउट है तो उस टाइम पे मैं आपकी जो चैट है वो ऑन कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस थोड़ा होता है। तो चलिए, तो माइक्रोबायोलॉजी कैसे पढ़ी हमने? माइक्रोबायोलॉजी स्टडी है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कि बहुत छोटे हैं, जो कि आपकी आंखों से नहीं दिख सकते हैं। तो आप किससे उन्हें देखोगे? माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप उन्हें देखते हो। दिस इंक्लूड बैक्टीरिया, आर्ची, वायरस, फंजाई, प्रायोन, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। यानी कि ये सभी क्या आपके माइक्रोब्स हैं। इन्हीं माइक्रोब्स की स्टडी को आप बोलते हो माइक्रोबायोलॉजी। ओके, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखो, जो बेसिकली आपकी हिस्ट्री है वो 4 फेजेस में आपकी डिवाइडेड है, या 4 एराज में आपकी डिवाइडेड है। फर्स्ट एरा है आपका गोल्डन एरा, सॉरी डिस्कवरी एरा। ठीक है, सेकंड इज ट्रांजिशन एरा, थर्ड वन इज गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड फोर्थ इज मॉडर्न एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये क्या है? आपके 4 एरा हैं। ओके, डिस्कवरी एरा, ट्रांजिशन, गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉडर्न एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे आपका डिस्कवरी एरा एंड ट्रांजिशन एरा के बारे में, कि कैसे हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसकी शुरुआत हुई थी। तो डिस्कवरी एरा से डिस्कवरी एरा पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। इससे पहले क्या होता था? देखो, इससे पहले हम 13 सेंचुरी से पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे एरिस्टोटल जो थे आपके साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि जो लाइफ अराइज होती है वो बेसिकली नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमारी लाइफ अराइज होती है। और सभी ये चीज़ मानते थे उस टाइम पे कि हम सभी किससे मिल करके बने हुए हैं? किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ने हमें बनाया है। ठीक है, कि हम डस्ट पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, हमें ऐसे ही हम धरती पर जन्म ले लिया। ओके, लेकिन फिर उसके बाद आपके एक और साइंटिस्ट थे रोगर बैकन। ये 13 सेंचुरी में इन्होंने पोस्टुलेट दिया कि जो डिजीज़ है वो
प्रोड्यूस होती है बाय इनविजिबल लिविंग क्रिएचर से। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो डिजीज़ है वो कोज हो रही है इनविजिबल लिविंग क्रिएचर से। इन्होंने उसको क्या बोला, लिविंग क्रिएचर बोला। इन्हें नहीं पता था कि कौन सा क्रिएचर है क्या नहीं है। इन्होंने कहा कि जो हमें डिजीज़ हो रही हैं वो किसी लिविंग क्रिएचर की वजह से हो रही हैं, जो कि हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद शुरुआत होती है आपकी बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन या बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अगर आप देखना चाहोगे तो वो है एंटनी वैन लीeuwenhoek का। ठीक है, ये बेसिकली आपका क्या है, डिस्कवरी फेज़, यहाँ से डिस्कवरी एरा आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया है आफ्टर रोगर बैकन। ठीक है, तो डिस्कवरी एरा में क्या था, डिस्कवरी एरा बेसिकली कंसर्न विद द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड, यानी कि जो डिस्कवरी एरा है वो किससे कंसर्न है, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड से, जिसमें बेसिकली डोमिनेंट किसने किया, एंटनी वैन लीeuwenhoek ने। इससे पहले हमें सेल का पता लग चुका था, रॉबर्ट हुक ने बता दिया था कि भाई सेल होती है हमारी, जो कि हमारी पूरी बॉडी को फॉर्म करती है। ठीक है, सेल की डिस्कवरी हुई थी आपकी 1665 के अंदर। ओके, फिर उसके बाद आपके जो एंटनी वैन लीeuwenhoek है, इन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन दिया हमारी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, जो कि एक डच एमेचर बायोलॉजिस्ट थे एंटनी वैन लीeuwenhoek। इन्होंने ऑब्जर्व किया सबसे पहले किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम नहीं दिया था, इन्होंने नाम क्या दिया उसको, एनिमेक्यूल्स। ठीक है, जिसको उसने किसके हेल्प से देखा, उन्होंने देखा होममेड माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक है, ये क्या थे, एक डच लाइनेन मर्चेंट थे। ठीक है, मर्चेंट का मतलब होता है धोबी। ओके, तो बेसिकली इनका जैसे पॉन्ड वगैरह पे जाते थे तो इनका ज़्यादातर इंटरेस्ट किस चीज़ में था, किसी चीज़ मतलब देखना, या जो ये माइक्रोस्कोप उस टाइम पे बना रहे थे, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल ग्लास था इनके पास। ठीक है, उस सिंपल ग्लास को मतलब उसी पूरे टाइम उसी में लगे रहते थे ज़्यादातर टाइम। ठीक है, अपना उसी जो ग्लास है उसको ही अच्छे से करने में, उसका साइज़ वगैरह देखने में, ठीक है, उसको बनाने में वो लगे रहते थे। ज़्यादातर टाइम जो उनका कटता था वो इसी काम में कटता था। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या देखा, एक बार जब उन्होंने वो ग्लास फॉर्म कर लिया, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर्म कर लिया, जिसकी कैपेसिटी क्या थी, ही कंस्ट्रक्टेड ओवर 250 स्मॉल पावरफुल माइक्रोस्कोप। इन्होंने क्या किया, 250 स्मॉल पावरफुल माइक्रोस्कोप को कंस्ट्रक्ट किया, जो कि मैग्नीफाई कर सकता था 50 to 300 टाइम्स किसी भी चीज़ को। ठीक है, अगर हम बहुत छोटी सी चीज़ है उसको 50 to 300 टाइम्स अगर हम देखेंगे तो हमें उसका जो साइज़ है वो हमें एटलीस्ट वो तो उसकी स्ट्रक्चर तो दिख ही जाएगी। ठीक है, तो यही उनके साथ हुआ। इन्होंने क्या किया, एक्चुअली ही वॉज ए डच लाइन एंड मर्चेंट बट स्पेंड मच ऑफ हिज स्पेयर टाइम कंस्ट्रक्टेड द सिंपल माइक्रोस्कोप विच इज़ कम्पोज ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंसेज। आपसे ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि जो एंटनी वैन लीeuwenhoek ने माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है, जो वो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, उसमें किस तरह के लेंसेज थे, वो जो लेंसेज थे वो थे कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, जिनको इन्होंने रखा था 45 डिग्री सेल्सियस पे, 45 डिग्री पर 45 डिग्री एंगल पर दो सिल्वर प्लेट्स के बीच में। ठीक है, he constructed over 250 small powerful microscope that could magnify around 50 to 300 times, वो magnify कर सकता था। लीeuwenhoek was the first person to produce precise and correct description of bacteria and protozoa using a microscope he made himself। बेसिकली यहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट है, एंटनी वैन लीeuwenhoek से ही आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी हुई है, क्योंकि ये ही पहले पर्सन थे जिन्होंने प्रिसाइजली और करेक्टली डिस्क्राइब किया था बैक्टीरिया को एंड प्रोटोजोआ को। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जो कि इन्होंने खुद से बनाया था। ठीक है, उस टाइम पे जो टर्म दी गई थी इनके लिए वो क्या थी, एनिमेक्यूल्स। ओके, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है, और इसके साथ साथ इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड प्रोटोजूलॉजी भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही बैक्टीरिया को और प्रोटोजोआ को करेक्टली और प्रिसाइजली डिस्क्राइब किया था। इतनी चीज़ क्लियर हुई। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। इतना क्लियर हुआ एंटनी वैन लीeuwenhoek तक कि कैसे हमारा जो डिस्कवरी फेज़ है उसके अंदर एंटनी वैन लीeuwenhoek ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और उन्होंने डिस्कवरी की या करेक्टली प्रिसाइजली बताया हमें कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, प्रोटोजोआ
की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। तो सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा है वो किसने देखा है? एंटनी वैन लीeuwenhoek ने। ओके क्लियर। अब आते हैं सेकंड फेज पे, ट्रांजिशन फेज। अगर पीछे अभी कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं, अभी क्लियर करते हुए चलेंगे उसको हम। कोई डाउट नहीं है? स्टार्ट करूँ सेकंड फेज, ट्रांजिशन फेज। तो अभी तक जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो कौन है? एंटनी वैन लीeuwenhoek। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से तीन ही बहुत तरह से राइज होंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बन जाएगा भाई, हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? तो आंसर क्या आएगा? एंटनी वैन लीeuwenhoek। ठीक है, आपसे बोला जाए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? वो भी कौन है? एंटनी वैन लीeuwenhoek। फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी कौन है? एंटनी वैन लीeuwenhoek, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही उनको डिस्क्राइब किया था और अपने जो सिंपल माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था उसके थ्रू इन्होंने देखा था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इससे फादर से रिलेटेड अलग क्वेश्चन क्या बन सकता है कि उन्होंने जो मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप जो बनाया था, जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो कितना मैग्नीफाई कर सकता है? वो 50 to 300 टाइम्स उसको मैग्नीफाई कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया है उसमें जो कॉन्वेक्स लेंसेज जो यूज़ किए हैं और सिल्वर प्लेट के बीच में उन्होंने किस एंगल पे रखा है? 45 डिग्री एंगल पे उन्होंने उसको रखा था। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपको करने हैं। ओके, अपने शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं अभी, या फिर आप बाद में भी जब आप नोट्स बनाएंगे तो इसकी हेल्प आप ले सकते हैं अगर आपको सही लग रहे हैं नोट्स। ठीक है, मेरे हिसाब से परफेक्ट है नोट्स, काफ़ी हैं आपके बीएससी लेवल के लिए। ओके, चलिए अब फेज़ सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांजिशन फेज़। ट्रांजिशन फेज़ में अब शुरुआत होती है सबसे पहले आपकी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। देखो यहाँ से ही आपका जो कॉन्सेप्ट है स्पॉन्टेनियस जनरेशन वर्सेस बायोजेनेसिस वाला जो कंट्रोवर्सी हुई थी। ओके, तो जो कंट्रोवर्सी हुई थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन वर्सेस बायोजेनेसिस। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब क्या होता है? देखो स्पॉन्टेनियस जनरेशन के जितने भी सपोर्टर्स थे वो क्या कहते थे भाई, जो लाइफ आई है वो किससे आई है? नॉन लिविंग मैटर से आई है। ठीक है, उन्हें नहीं मतलब कि भाई कैसे आई है कैसे नहीं आई है, उन्होंने सीधा बोल दिया कि नॉन लिविंग मैटर के थ्रू हमारी लाइफ हुई है, हम किसी डस्ट पार्टिकल या ऐसे ही किसी भी नॉन लिविंग मैटर से हम मिल करके बन गए हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट था उनके सपोर्टर्स थे वो यही कहते थे कि जो लाइफ फॉर्म हुई है वो बेसिकली हमारे नॉन लिविंग मैटर से फॉर्म हुई है। ठीक है, वर्सेस बायोजेनेसिस का मतलब क्या है? यहाँ पे बायोजेनेसिस मैंने बोला है, बायो का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, इन्होंने बोला कि हमारी जो लाइफ है वो किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से नहीं आई है, वो किसी लिविंग मैटर से आई है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी आपके ट्रांजिशन फेज़ के अंदर, जिसमें आपकी स्पॉन्टेनियस वर्सेस बायोजेनेसिस की थ्योरी को उलट मतलब दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे थे, और लास्ट में जो थ्योरी अभी तक चली है वो बायोजेनेसिस है, क्योंकि हम किससे मिलकर बने हुए हैं? हम लिविंग मैटर से ही मिल करके बने हुए हैं, हम किसी नॉन लिविंग चीज़ों से मिल करके नहीं बने हुए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम सेकंड फेज यानी कि ट्रांजिशन फेज। So when microorganisms were known to exist, most scientists believed that such simple life form could surely arise from the spontaneous generation। भाई जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम जानने लगे थे, उनके एग्जिस्टेंस को पहचानने लगे थे, तो उस टाइम पे कुछ साइंटिस्ट का बिलीव था कि हम जो भी आए हैं, हमारी जो जनरेशन है वो किसके थ्रू आई है, यानी कि जो लाइफ फॉर्म हो रही है वो नॉन लिविंग मैटर के थ्रू फॉर्म हो रही है। ठीक है, फिर जिसको हम ए बायोजेनेसिस भी बोलते हैं। दिस इज़ टू से लाइफ वॉज थॉट टू स्प्रिंग स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम मड, यानी कि इन्होंने क्या बोला कि हम स्पॉन्टेनियसली किससे आ गए हैं? मड से, यानी कि कीचड़ से, लेक से, किसी भी जहाँ मतलब आपका पानी भरा होता है, ठीक है, लेक से हम आ गए हैं, या कहीं भी जो सफिशेंट न्यूट्रिएंट उसको मिला वहाँ से हम पैदा हो गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम लिविंग और मैटर से मिल करके बने हुए हैं। लेकिन उस टाइम पे साइंटिस्ट जब खोज होती है तो हमें ये सब चीज़ें नहीं पता होती है ना, तो जब खोज हो रही थी उस टाइम पे हमें यही लग रहा था, यानी कि साइंटिस्ट को यही लग रहा था कि हम नॉन लिविंग चीज़ों से मिलके बने हुए हैं, हम कीचड़ से उत्पन्न हुए हैं, या हम लेक से मिल करके बने हुए हैं, या कहीं भी हमें न्यूट्रिएंट मिला हम उससे मिल करके बन गए। ठीक है, फिर इसकी पूरी कंट्रोवर्सी चली आपकी इस वाले फेज़ में, ट्रांजिशन फेज़ के अंदर। ठीक है,
सो स्पॉन्टेनियस जनरेशन लिविंग और का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड डेवलप फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, जिसको हम एबायोजेनेसिस भी बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो जाता है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हम और क्या बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या है आपका एबायोजेनेसिस है। अब इसमें एक साइंटिस्ट आए फ्रांसिस्को रेडी, ठीक है। अभी तक जो कॉन्सेप्ट चल रहा था स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, उसको क्लेम कर दिया किसने, फ्रांसिस्को रेडी ने। इन्होंने कहा कि नहीं, हम नॉन लिविंग मैटर से नहीं आए हैं। फिर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, कैसे दिया वो अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो 1626 और 1697 की बात है, ठीक है। फ्रांसिस्को रेडी आए, जो कि एंशियंट बिलीफ जो था स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, उन्होंने सबसे पहले उसको मतलब फर्स्ट टाइम इन्होंने उसको चैलेंज किया, रेडी साहब ने, ठीक है, जो कि एक इटालियन फिजिशियन थे। इन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कराया, ठीक है। वो जो एक्सपेरिमेंट थे इन्होंने किस पर कंडक्ट कराए, ऑन डिकेन्ड मीट पे, यानी कि जो मीट थी वो डिकेन्ड मीट थी, ठीक है। उस पर इन्होंने क्या किया, उस मीट पर इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो किया, ठीक है। तो अब कैसे एक्सपेरिमेंट है इस पे बात करते हैं, ओके। तो इन्होंने क्या किया, 3 जार्स लिए, फर्स्ट जार, सेकंड जार, थर्ड जार, ओके। तीनों में डिफरेंस दिख रहा होगा। ये बताओ स्लाइड क्लियर है, बिल्कुल स्लाइड क्लियर आ रही है। तो 3 जार्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट जार में इन्होंने जो मीट है उसको रखा, ठीक है। सेकंड में भी रखा, थर्ड में भी रखा, तीनों में इन्होंने, तीनों जार्स में अपना जो डिकेइंग मीट था या जो आप कह सकते हैं, ठीक है, तो उसको रखा, ठीक है, मीट को उसमें रख दिया तीनों में। फिर क्या हुआ, एक को इन्होंने खुला छोड़ दिया, सेकंड में इन्होंने कॉर्क लगा दी, या फिर आप सलीन का कपड़ा या मोटा सा कोई कपड़ा उस पर मतलब अच्छे से उसको पैक करना है, ठीक है। उन्होंने इसको अच्छे से पैक कर दिया, उस पर कॉर्क लगाए, सेकंड पे कॉर्क सील्ड कंटेनर। थर्ड वाला है गोज कवर्ड कंटेनर। जैसे कि आपने देखा होगा कॉटन का कुछ कपड़े जिस पे धारी धारी से लगी रहती हैं, हम चावल भी छानते हैं, शादियों में आपने देखा होगा चावल छानने के लिए वो यूज़ किया जाता है, कॉटन का कपड़ा होता है, ठीक है। इसमें हल्की हल्की सी धारियाँ सी होती है, उस तरह का कपड़ा इन्होंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, जिसमें हल्के हल्के से छेद से मतलब तार से थे, इस तरह से, इस तरह से देखो, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इन्होंने ओपन रखा, सेकंड को इन्होंने सील किया, तीसरे वाले पे इन्होंने इस तरह का कपड़ा लगा दिया, ठीक है। फिर फर्स्ट वाले में क्या हुआ, जैसे इन्होंने उस मीट को ओपन रखा तो उसमें क्या हुआ भाई, उसमें मक्खियाँ आ गई, मैगोट्स डेवलप हो गए, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ मैगोट्स इन दी मीट। फर्स्ट वाले में क्या हुआ भाई, जैसे आप कोई भी सामान बाहर रखोगे, ठीक है, वो सड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस पर मक्खी मच्छर तो आएंगे। तो ऐसे ही इसमें भी हुआ, इसमें भी आपकी मक्खियाँ आ गई बहुत सारी, और वो इस पर आकर के बैठ गई और उन्होंने अपना जो मैगोट्स हैं उनको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो न्यू मक्खियाँ जो डेवलप करनी उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट कर दी, उन्होंने अंडे देने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। सेकंड वाले में क्या हुआ, जब भाई पूरा ही आपका बंद है, ठीक है, पूरा कंटेनर बंद है, कोर्क सील्ड कंटेनर है, तो कहीं भी आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी क्रिएचर आपका इसके अंदर आ ही नहीं सकता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, आपका कोई भी मैगोट्स का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है। थर्ड वाले केस में क्या था, आपकी ये छोटी छोटी सी वो थी, लाइन सी बनी हुई थी, ठीक है। आपको पता भी होगा कि अगर कहीं पे खाना सड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके आसपास मक्खियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ये जो मीट था ये क्या था, डिकेइंग मीट था। इस मीट की बदबू से क्या हुआ, इसके ऊपर, इस कपड़े के ऊपर क्या हुआ, मैगोट्स आने स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब इन मैगोट्स ने क्या किया, यहाँ पे छोटे 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 अपने जो ये फ्लाइज थी, फ्लाइज बोलेंगे ना, फ्लाइज ने छोटे छोटे जो अंडे जो मैं बोल रही हूँ उसको हम बोलते हैं मैगोट्स, ठीक है। तो इन मैगोट्स को देना स्टार्ट कर दिए। ये जो दिख रहे हैं आपके स्मॉल स्मॉल अंडे जो दिख रहे हैं, ये देखो, ये क्या है, मैगोट्स हैं, और ये क्या है, मक्खी हैं, फ्लाइज हैं, ओके। तो इन फ्लाइज ने क्या किया, वो यहाँ पे अपना अंडे देने स्टार्ट कर दिए, जिनको हम बोले हैं मैगोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नो फॉर्मेशन ऑफ मैगोट इन दी मीट, मीट के अंदर कोई भी मैगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। मैगोट का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, उस कपड़े पर हुआ, ठीक है। फर्स्ट केस में आपका मैगोट का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, मीट पर हुआ। सेकेंड केस में कोई भी मैगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। थर्ड केस में क्या हुआ, मैगोट का फॉर्मेशन जो हुआ वो आपके कहाँ हुआ, कपड़े पर हुआ, या जो आपने गैज कवर्ड कंटेनर जो बनाया था उसके ऊपर हुआ।
तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया कि भाई कोई भी ऐसी वाइटल सोर्स नहीं है या कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कि नॉन लिविंग से लिविंग फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, अगर स्पॉन्टेनियस जनरेशन आपकी थ्योरी सही है तो डेवलपमेंट होना चाहिए था आपका मीट से। ठीक है, ये जो मीट है ये डिकेइंग मीट है, यानी कि इनऑर्गेनिक मैटर का है। ठीक है, इससे आपका नई लाइफ फॉर्म होनी चाहिए थी, लेकिन नई लाइफ फॉर्म नहीं हुई है। तो आपकी जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है वो यहाँ पे उन्होंने उसको चैलेंज किया कि भाई स्पॉन्टेनियसली हम अराइज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इसका क्या कंक्लूजन निकला, उन्होंने कहा कि जो मैगोट्स डेवलप हुए हैं वो किससे हुए हैं, वो फ्लाइज से हुए हैं, क्योंकि वो फ्लाइज के क्या थे, ऑफ स्प्रिंग थे। फ्लाइज ने क्या किया, उन अंडों को जन्म दिया है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी वाइटल सोर्स नहीं है जो कि मीट के अंदर प्रेजेंट थी और मीट ने उन फ्लाइज को या उनके अंडों को जन्म दे दिया। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ, क्लियर है ना। चलिए फिर आते हैं जॉन निदाम पे। अब भाई क्या हुआ, जो आपके सपोर्टर थे किसके, स्पॉन्टेनियस जनरेशन के, अब वो उस मतलब वो हो गए कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया तुमने कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी गलत है, ऐसे कैसे कह दिया तुमने। तो जॉन निदाम कौन थे, सपोर्टर थे, बहुत बड़े सपोर्टर थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के। ठीक है, उन्होंने प्रपोज किया कि जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि एनिमिक्यूल्स, ठीक है, यानी कि टाइनी ऑर्गेनिजम्स जिनको हम बोलते हैं, बेसिकली उस टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स टर्म नहीं आई थी। ठीक है, उस टाइम पे एनिमेक्यूल्स, जो कि एंटनी वैन लीeuwenhoek ने बताया था, उस शब्द से ये सब जानते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी मटन की ग्रेवी ली। ठीक है, अब मटन की जब ग्रेवी ली उन्होंने उसको थोड़ा सा हीट किया और हीट करने के बाद उन्होंने क्या देखा ये मैं बताती हूँ। देखो एक्सपेरिमेंट हुआ ऐसे, ये मान लो ये एक फ्लास्क है। ओके, अब हीट जो इन्होंने दी है बहुत कम हीट दी थी, तो मैं आपको उस हीट की कम वेलोसिटी दिखाने के लिए एक छोटी सी मोमबत्ती यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, बहुत कम हीट इन्होंने दी, इसमें इन्होंने रखा हुआ था मटन। ठीक है, उस मटन को इन्होंने क्या किया, हीट किया। ओके, हीट कर लिया। अब हीट करने के बाद उन्होंने क्या किया, ये जो मटन था इसको कवर्ड कर दिया अच्छे से, इसको कॉर्क से बंद कर दिया, ये आपका मटन रखा हुआ है। ओके, फिर कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम यानी कि कुछ आफ्टर सम टाइम या डेज मान लो या कुछ घंटे बाद मान लो। ठीक है, कुछ घंटे बाद क्या हुआ या कुछ दिन बाद क्या हुआ, आपके जो ये जो मटन की जो ग्रेवी थी, ठीक है, इसके अंदर क्या हो गए, आपके माइक्रोब्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, माइक्रोब्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने क्या कहा, भाई देखो मटन क्या था, जो मटन मैंने यूज़ किया वो हीट करके यूज़ किया, यानी कि वो नॉन डिकेइंग हो चुका था और मैंने उसको बंद भी करके रखा, फिर भी उसके अंदर क्या हुआ, माइक्रोब्स जो हैं वो जर्मिनेट हो गए, यानी कि उसके अंदर लिविंग लाइफ फॉर्म हो गई। तो इन्होंने कहा स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी बिल्कुल सही है, जो माइक्रोब्स जन्म लेते हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जन्म ले रहे हैं वो नॉन लिविंग मैटर से ले रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसके सपोर्टर में ये चीज़ बोली। इतना क्लियर है, जॉन निदाम का क्लियर हुआ एक्सपेरिमेंट, कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। तो इनका जो कंक्लूजन आया, स्टिल द माइक्रोब्स अपीयर्ड ऑन मटन ब्रोथ। अभी मैं बताऊंगी कैसे इनकी उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे जर्मिनेट हुए कैसे नहीं हुए, वो सभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी आगे एक और आपके आएंगे जिन्होंने इसको चैलेंज किया था, वो बताएंगे। ठीक है, ये बताओ इतना क्लियर हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जॉन निधाम ने, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना। ओके बच्चा, चलो देखो, तो जॉन निधाम ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने क्या किया था, बहुत कम हीट दी। ठीक है, तो बहुत कम हीट जब हम दे रहे हैं किसी भी न्यूट्रिएंट मीडिया को भी अगर हम दे रहे हैं, किसी भी लिविंग मैटर को हम दे रहे हैं, बहुत कम हीट अगर हम दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उससे क्या होता है,
ज़रूरी नहीं उस हीट से सारे माइक्रोब्स किल हो जाएं, ठीक है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हीट भी देते हैं लेकिन फिर भी एंडोस्पोर आपके बच जाते हैं, वो फिर भी उसमें लिविंग रहते हैं। ओके, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, उनकी कम हीट देने की वजह से जब उन्होंने उसको बंद करके रख दिया, ठीक है, तो एयर के वो कांटेक्ट से कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर एंटर कर चुके थे। दूसरी चीज़, उन्होंने बहुत कम हीट थी, बहुत कम हीट की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर थे वो किल नहीं हुए होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ दिखी थी। ओके, इस एक्सपेरिमेंट को अभी लेजारो स्प्लांजी क्या करेंगे, रिफ्यूज़ करेंगे, ठीक है, कैसे रिफ्यूज़ करेंगे अभी देखते हैं। फिर 1729 और 1799 में आपके आए लेजारो स्प्लांजी, जो कि एक इटालियन नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने रिफ्यूज़ किया कि निदाम का जो एक्सपेरिमेंट था वो भाई सही नहीं था। उन्होंने कहा कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन को उन्होंने भी चैलेंज किया फिर, ठीक है, उन्होंने इसके एक्सपेरिमेंट को चैलेंज किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो है, मैं करके बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ही बॉइल्ड बीफ ब्रोथ, इन्होंने बीफ ब्रोथ ली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उन्होंने उसको क्या किया, बॉयल किया, अच्छे से बॉयल किया, ठीक है, हीट किया अच्छे से, और रिमूव द एयर फ्रॉम द फ्लास्क एंड देन सील्ड इनटू इंक्यूबेशन फॉर नो ग्रोथ वाज ऑब्जर्व बाय हिम इन दिस फ्लास्क। देखो इनका जो एक्सपेरिमेंट था इससे समझो, इन्होंने क्या किया, ब्रोथ ली, बीफ ब्रोथ ली और उसको बहुत अच्छे से बॉईल किया, ठीक है, ये लिक्विड अच्छे से बॉईल कर लिया। फिर उसको इन्होंने क्या किया, दो तरह से एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे उनका बता रही हूँ। फर्स्ट में इन्होंने क्या किया, फ्लास्क को ओपन रखा, ठीक है, तो जब आप उसको ओपन रखोगे तो एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, ये मेन चीज़ है, ठीक है, इसमें उन्होंने जो ब्रोथ है उसको बहुत अच्छे से बॉईल किया और उसके बाद उसको सील कर दिया, ठीक है। सील उन्होंने इस तरह से किया कि उसके अंदर एयर जो है पूरी एयर को रिमूव कर दिया फ्लास्क के कि एयर बिल्कुल भी एंटर ना कर सके, ठीक है, इस तरह से उन्होंने उसको पैक कर दिया अच्छे से। और फिर कुछ टाइम के लिए वेट किया, तो उसमें क्या देखते हैं भाई, जब कुछ टाइम बाद या कुछ दिन बाद वो देखते हैं इसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी ग्रोथ, क्योंकि उन्होंने जो एयर थी, एयर इज़ द मीडियम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हमारे चारों तरफ आपके क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इस बॉयल को हीट करने की वजह से जो उनकी ब्रोथ थी वो भी स्टेराइल हो गई थी, ठीक है, तो उसमें भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बचा था। दूसरी चीज़ जो एयर थी, उन्होंने एयर को ही उस फ्लास्क से रिमूव कर दिया था, यानी कि उसको भी स्टेराइल कर दिया था अच्छे से, उसको सील्ड पैक कर दिया था। सील्ड पैक होने की वजह से उसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं हुई थी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इस फ्लास्क को ओपन कर दिया, या इसकी जो ये नेक है इसको तोड़ दिया मान लो, ठीक है, अब इन्होंने इसको ओपन कर दिया, ओपन करके मानते हैं इस फ्लास्क को इन्होंने ओपन कर दिया। तो जैसे ही वो ओपन करते हैं इसमें क्या हुआ, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो गई। तो उन्होंने चैलेंज किया किसको, निदाम के एक्सपेरिमेंट को। उन्होंने कहा कि भाई निदाम साहब, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें आपने हीट जो है वो अच्छे से नहीं दी, जिस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हुई है, ठीक है। अब इसके बाद भी क्या हुआ, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सुनो। दस स्प्लैंजी डिस्प्रूव द डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। एमसीक्यू पूछा जाता है यहाँ से, कैसे पूछा जाएगा कि किसने आपका डिस्प्रूव किया था डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। शब्द को पहचानना, डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोला गया है, ठीक है। पूरा स्पॉन्टेनियस जनरेशन को इन्होंने डिस्प्रूव नहीं किया था, सिर्फ जो मिथ था, जो बिलीफ था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन के थ्रू हमारी लाइफ फॉर्म होती है, उसको इन्होंने कहीं ना कहीं डिस्प्रूव कर दिया था कि भाई स्पॉन्टेनियस जनरेशन के थ्रू हमारी जो लाइफ है वो फॉर्म नहीं हुई है। ओके, तो स्प्लांजी ने डिस्प्रूव किया था। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है बिलीफ या मिथ कोई भी, ठीक है, जो कि हमने बना रखा था स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए। ओके, अब इसके बाद भाई यहाँ से ये एक की पॉइंट है, ठीक है, आपको आगे काम आएगा, निकोलास अपार्ट आपका होगा साइंटिस्ट, उनके बारे में लिखने के लिए। यहीं से आज जो निकोलास अपार्ट थे, उन जो स्प्लांजी का वर्क था उसके थ्रू उन्हें क्या मिला, एक आइडिया मिला। उन्हें क्या आइडिया मिला कि भाई अगर हम, क्योंकि वो क्या थे, फ्रेंच के वाइन मेकर थे, अगर हम वाइन्स या सूप्स वगैरह को क्या करें, हीट करें अच्छे से, ठीक है, तो वो क्या होंगी, और उनका अच्छे से पैक कर दे तो वो क्या होंगे, वो ख़राब नहीं होंगे, वो काफ़ी टाइम तक वो क्या हो जाएंगी, प्रिजर्व हो जाएंगी। तो
ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली उन्होंने किसका आइडिया लिया था, स्प्लांजी के काम से उन्हें ये आइडिया मिला था। ठीक है, निकोलास अपार्ट के बारे में अभी हम आगे आपके साइंटिस्ट आएंगे, उनको कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे। तो एक जनरल पॉइंट था। ओके, अब आते हैं आपके स्कूल्स थ्योर एंड सेक्वन, जो कि एक जर्मन स्कॉलर थे। ठीक है, अब आते हैं, अब 18th सेंचुरी में हम एंट्री कर चुके हैं। अब देखो, अभी तक जो बात चल रही थी भाई कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली अराइज होते हैं, लेकिन उसको डिस्प्रूव किसने कर दिया, लेजारो स्प्लांजी ने। ठीक है, तो भाई जो सपोर्टर थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन के वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए कि भाई ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन के थ्रू नहीं होता है, और एयर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी की भी ग्रोथ के लिए। ठीक है, और जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं उन लोगों के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है, तुम ऐसे कैसे सील पैक करके अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एयर दो तब इसको डिस्प्रूव करो। ठीक है, उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है। तो जो वो डिस्प्रूव हुई थी डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, तो सिर्फ वो एक मिथ जो था स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, वो कहीं ना कहीं वो जो मिथ था वो ख़त्म होने लगा था। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आ रहे थे वो भी क्या हुए, वो भी इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया कि हाँ भाई सही है, जब स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं, ये थ्योरी बिल्कुल गलत है, इसको हमें डिस्प्रूव करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराने चाहिए। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे क्या हुआ, जो आपके स्कूल्स एंड थ्योर सेक्वान थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया, ये जर्मन के स्कॉलर्स थे। ओके, तो viewed that air was the source of microbes and sought to prove by passing air through the hot glass tube। इनका जो एक्सपेरिमेंट था इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने क्या किया, अभी तक भाई एयर की बात हो रही थी कि हम एयर नहीं दे रहे हो आप उनको, माइक्रोब्स सॉरी फ्लास्क के अंदर आप एयर नहीं पहुंचा रहे हो, जिस वजह से माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक सील्ड ट्यूब्स लगाई। ठीक है, ये जो थी ये सील्ड ट्यूब्स इन्होंने लगाई और फ्लास्क के अंदर इनको फिट कर दिया। ठीक है, तो ये जो सील ट्यूब्स थी इनको इन्होंने क्या किया, हीट किया। हीट करने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हीट करने की वजह से जो एयर अंदर पास हो रही थी वो स्टेराइल एयर जा रही थी। ठीक है, यानी कि माइक्रो फ्री एयर जा रही थी वो। तो माइक्रो फ्री एयर जब इस ब्रोथ के अंदर जा रही है या इस मीडियम के अंदर जा रही है, तो इसमें क्या हुआ, इसके अंदर भी, इस फ्लास्क के अंदर भी कोई भी माइक्रोब्स ग्रो नहीं हुआ। ओके, तो इन्होंने क्या क्या किया था, इन्होंने दो चीज़ें की थी। इन्होंने एक तो इसके थ्रू एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने क्या किया, स्टेराइल एयर को अंदर भेजा बाय हीटिंग द ट्यूब्स, या फिर इन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, केमिकल्स लगा करके एयर को फ्री फ्रॉम करके माइक्रोब से तब भेजा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, माइक्रोब्स की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुई। यानी कि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो केमिकल्स का यूज़ और हीट का यूज़ करके एयर को बिल्कुल प्यूरिफाई करके स्टेराइल करके अंदर भेजा उस ब्रोथ मीडियम के अंदर, और इस फ्लास्क के अंदर कोई भी ग्रोथ यहाँ पर नहीं दिखी। ठीक है, बट द डाई हार्ड एडवोकेट्स ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, लेकिन जो बिल्कुल जी जान से स्पॉन्टेनियस जनरेशन का सपोर्ट कर रहे थे उन वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने तो एयर के साथ ट्रीटमेंट किया है, आपने तो एयर की क्वालिटी ही बिल्कुल गिरा दी। ठीक है, आपने एयर के अंदर एसिड का यूज़ कर लिया, एयर की जो क्वालिटी थी उसको अल्टर्ड कर दिया, यानी कि आपने तो एयर को ही ख़राब कर दिया, और इस वजह से माइक्रोब्स जो हैं उनकी ग्रोथ नहीं हुई। तो ये तो आपका एक्सपेरिमेंट सही नहीं है। ठीक है, उनके भी मतलब सपोर्टर्स आए स्पॉन्टेनियस जनरेशन के, जो कि बहुत दिलो जान से स्पॉन्टेनियस जनरेशन को चाहते थे कि ये जो थ्योरी है ये प्रूव हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने ये पॉइंट रख करके अपनी फिर से कंट्रोवर्सी जारी रखी, और ये कंट्रोवर्सी अभी चल ही रही है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपका फ्रेंच एंड थ्योर सेक्वान का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये क्या, फ्रेंच एंड थ्योर सेक्वान के एक्सपेरिमेंट है, जो कि उन्होंने 1815 टू 1873, ठीक है, 1810 टू 1882 के अंदर इन दोनों ने कंडक्ट किया था। अब बताओ इसमें कोई डाउट है? इसके अंदर कोई डाउट है? फिर नेक्स्ट स्लाइड ये बचती है, इसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए थे उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, बस फिर ख़त्म होता है। तो कोई डाउट है? ओके, फिर आए आपके जॉर्ज साहब एंड थियोडर साहब। ठीक है, थियोडर वॉन डस्ट।
तो थियोडर वॉन डस आए 1854 के अंदर, ठीक है, और जॉर्ज साहब आए। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने कहा भाई चलो ठीक है, अभी इन्होंने एयर की क्वालिटी अगर अल्टर्ड की है तो हम क्या करते हैं, हम एयर को पास करते हैं कॉटन से, ठीक है। तो इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन्होंने बेसिकली जो एयर थी उसको पास कराया कॉटन से इनटू द फ्लास्क, ठीक है। तो कॉटन से एयर को पास कराया, और जो ब्रोथ थी इन्होंने भी क्या की, हीटेड ब्रोथ रखी। यानी कि सबसे पहले क्या किया इन्होंने, ये आपकी ब्रोथ है, ये फ्लास्क के अंदर मान लो ब्रोथ है आपकी, ठीक है। इसको इन्होंने अच्छे से हीट किया, ओके, हीट किया। हीट करने के बाद इन्होंने इस पर क्या लगा दिया भाई, कॉटन प्लग लगा दिया, ठीक है, कॉटन प्लग। अब कॉटन से जो एयर आ रही है वो तो भाई अल्टर्ड होके नहीं आ रही है, वो तो प्यूरीफाई एयर आ रही है अब अच्छे से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब भी इस वाली जो ब्रोथ में क्या था, इस वाली ब्रोथ में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हुआ ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट राइज हुआ किसका, कॉटन का, ठीक है जी, कि हम कॉटन को यूज़ कर सकते हैं अपने फ्लास्क के अंदर टू स्टेराइल दी मीडिया, मतलब मीडिया को प्रिजर्व करने के लिए, किससे, माइक्रोब्स की एंट्री से हम क्या करते हैं, कॉटन फ्लास्क को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी भी क्या हुआ था, इनके भी क्या हुआ, नो ग्रोथ ऑब्जर्व इन द फ्लास्क, ओके। सो दे वर द फर्स्ट टू इंड्यूस द आइडिया ऑफ यूजिंग कॉटन प्लग। तो कॉटन प्लग का जो आइडिया यूज़ हुआ है, जो कि आप अभी प्रैक्टिकल में अपना सीखोगे, कॉटन प्लग बनाना, कैसे हम मीडिया के ऊपर कॉटन प्लग बनाते हैं, कैसे हम उसको रखते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें अभी हम सीखेंगे लैब्स के अंदर। तो कॉटन प्लग का जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से आया, वो आपके जॉर्ज एंड थियोडोर वॉन डस्क ने आपका दिया था, ठीक है। इन्होंने ही आपके कॉटन प्लगिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि हम अपने माइक्रोबियल कल्चर ट्यूब्स के अंदर लगाते हैं, ठीक है, 1854 के अंदर। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो कॉटन प्लग था वो कहीं ना कहीं आपकी जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी, अब आपकी वो ख़त्म होने लग रही थी, ठीक है। इसको पूरी तरह से जो डिस्प्रूव किया था वो लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जो कि आपका आता है गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के अंदर उससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, ओके। क्योंकि मेनली वहीं से आपका क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को एक्सप्लेन करो, ठीक है। अभी तक जो आपने पढ़ा है ये एक हिस्ट्री है माइक्रोबायोलॉजी, इसके अंदर आपका सबसे मेन जो क्वेश्चन अराइज होता है, अगर आपका लिखने वाला पेपर हुआ तो उसमें आपका एंटनी वैन ल्यूवेनहुक, ठीक है। सेकेंड आएगा आपके फ्रांसिस्को रेडी, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ओके। और ये जो है इनके आपको पता होना चाहिए भाई, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन आ गया लिखने के लिए कि हिस्ट्री बता माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो साइंटिस्ट के नाम याद कर लेना कुछ के, ठीक है। एटलीस्ट आप एंटनी वैन ल्यूवेनहुक, उसके बाद आप जॉन निदाम और स्प्लांजी, फ्रांसिस्को रेडी, इन 3-4 के तो नाम याद करके रखना है ज़रूर, ओके। सो दिस इज़ MCQ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आज आप मुझे आंसर देंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा गया, कौन आंसर करेगा, आप सभी आंसर करो, जितने भी लाइव हो आप सभी बताओ कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोला गया है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। यस, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। और जिन जिन बच्चों ने मतलब आंसर के साथ साथ आप, जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और जो दे रहे हैं वो आंसर देने के बाद अपना जो नाम है, रियल नेम जो है वो भी आप लिखते रहें, जिससे मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ, ठीक है। तो एंटनी वैन ल्यूवेनहुक इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। फादर किसको बोला गया है मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का।
फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी जो हैं वो आपके लुईस पाश्चर हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्पॉन्टेनियस जनरेशन में लुईस पाश्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि हम कल पढ़ेंगे, जो आता है आपके थर्ड एरा में, यानी कि गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ठीक है, अभी हमने 2 फेजेस कंप्लीट किए हैं, आपके डिस्कवरी एरा को और आपके ट्रांजिशन एरा को, क्योंकि आपकी जो डिस्कवरी है माइक्रोबायोलॉजी की जो हिस्ट्री है वो 4 फेजेस में डिवाइड थी, जो कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी। स्टार्टिंग वाली स्लाइड में हमने बात की थी कि भाई आपकी जो हिस्ट्री है वो 4 फेजेस में डिवाइडेड है। डिस्कवरी फेज, डिस्कवरी एरा, ट्रांजिशन एरा, गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉडर्न एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो आपका जो ट्रांजिशन है यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम कल डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया है वो लुईस पाश्चर ने किया है, जिन्होंने डिस्प्रूव किया है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। ओके ओके, सो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी से आप क्या समझते हैं? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या थी? सो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी बेसिकली क्या थी आपकी, कि हमारी जो लाइफ है वो किससे मिलकर के बनी हुई है? लाइफ अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, सिर्फ एक सिंपल सी लाइन है। यस, वेल्डन कनिष्का, लाइफ अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग मैटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्प्रूव द डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन? डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को किसने डिस्प्रूव किया? Who disproved the doctrine of spontaneous generation? वेल्डन, रघु, कनिष्का, आकांक्षा। कनिष्का आपने गलत आंसर दिया है, फ्रांसिस्को रेडी नहीं है। ठीक है, किसने डिस्प्रूव किया था? लेजारो स्प्लांजी ने। ओके, चलिए, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कॉटन प्लग? कॉटन प्लग का आइडिया सबसे पहले किसने, मतलब किसने इंट्रोड्यूस किया था? अभी हमने बात की उनके बारे में। नो, कॉटन प्लग का आइडिया किसने दिया था? आपके जॉर्ज साहब ने, यानी कि जॉर्ज ने एंड थियोडार वॉन डस्क ने आपका क्या दिया था? आपका कॉटन प्लग का आइडिया दिया था। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरे पास 2 नाम आए हैं क्लास से, कनिष्का एंड आकांक्षा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।